हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और बेंड करेगी। सो फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक आपका इस फिनोमिना में लाइट एक्चुअली क्या करती है? बेंड। लाइट करती है बेंड, बेंडिंग ऑफ लाइट। मीन इसका जो रिजल्ट यही होता है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था कि लाइट जब रेयर से डेंसर जाए, डेंसर से रेयर जाए तो क्या होता है। चलिए अब इसका अगर हम कॉस देखें, कॉस रिफ्रैक्शन का कॉस क्या है, 1 मार्क से पूछा जाता है। तो सिंपल सा इसका कॉस है, द बेसिक कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज is the change in the speed of light, in the speed of light in going from one medium टू अदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। याद रखिएगा कि रेयरर, ठीक है, और याद रखिएगा अगर एक और चीज याद रखिएगा, लार्जर लार्जर द डिफरेंस, लार्जर डिफरेंस, एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी के साथ एक पॉइंट ही है, ये तो मेन कॉज है। ये इसका मैथमेटिकल बताएगा वैल्यू को। लार्जर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, greater will be the angle of bending। जितना ज्यादा आपका डिफरेंस होगा लाइट का, सपोज लाइट एक ग्लास में से, एक एयर से ग्लास में आ रही है, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर में स्पीड कम होती है लाइट की और डेंसर में ज्यादा, सॉरी उल्टा बोला, रेयर में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। क्यों? क्योंकि बेटा डेंस, देखो लाइट अपने आप में एक पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, तो रेयर हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं, तो लाइट इजीली उसके पार्टिकल आ जाते हैं। पर डेंसर मीडियम में आपकी जो है कंडेंस है बहुत, तो इन मैटर्स को पार करने के लिए थोड़ा सा सिंपल सी बात है, अगर आप एक क्राउडेड प्लेस में जाएंगे, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में, तो वहां भागना ज्यादा डिफिकल्ट होगा रेदर देन एक फ्री एरिया में जहां लोग कम है। ठीक है, अगर ये इन दोनों की लाइट में डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ बहुत ज्यादा हुआ, तो आपका ज्यादा बेंडिंग होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही था आपका कॉस। इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लेते हैं। मेन डिफरेंस का कॉज देख लिया होगा आपने, ये इसका कॉज है कि स्पीड ऑफ लाइट की चेंज की वजह से, वेरिएशन की वजह से लाइट में चेंज आता है। अभी क्यों, देखिए जरा इसको। सपोज इसको एक सिंपल सा हम एक बुलक कार्ट, एक बुलक कार्ट से सॉल्व करते हैं। एक बुल कार्ट एक लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक बेंड है, एक रोड है, उस पर एक बेंड है। ठीक है, यहां पर आपका एक बुल, 1 नंबर बुल है, सांड, सांड की आंख,
तो बुल मतलब पता ही होगा आपको, सांड है। तो ये चले, ये आ रहे थे बढ़िया करके। ये आपने इवन अपने मार्च पास में भी फील किया होगा। जब आप मार्च पास करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये यहां पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इनको हमेशा साथ रहना है, कंडीशन ये है, इसको हमेशा साथ रहना है। जैसे ये बेंड पे पहुंचे, बेंड पे क्या होगा, बेंड पे पहुंचते ही B1 को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। B1 को अगर टर्न करना है तो अपना, जैसे मार्कर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे यहां पहुंचेगा तो ये आपका अपना B2 अपना स्पीड कम करेगा और B1 को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब ये बेंड हो पाएंगे इजीली, बिना अपने ज्वाइंट को ब्रेक किए हुए। ठीक है, या इनको अगर मैं उससे इसका उल्टा बोलूं, अगर इसको बेंड करना है तो साथ रहना पड़ेगा, या ऐसा बोलिए साथ हैं तभी वो बेंड है। देखिए अब चलते हैं अपने मेन चीज पे। अगर अगर ये इजीली बेंड हो पा रहे हैं बिना अपने सिमेट्री को ब्रेक किए हुए बेंड की, इसका मतलब पक्का आपके B1 ने अपनी स्पीड को बढ़ाया होगा और B2 ने अपनी स्पीड को कम किया होगा। बेंड यहां जैसे यहां बेंड ये आएंगे तो पक्का आपका B1 अपना स्पीड बढ़ाएगा और B2 अपना स्पीड कम करेगा, तभी ये बेंड हो पाएगा, पॉसिबल है, तभी बेंड पे इजीली मोड़ ले पाएंगे। तो मैं इसको उल्टा ही बोल सकता हूं, अगर इसको बेंड करना है तो अपने स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा पॉइंट ही क्लियर हो गया कि अगर लाइट को बेंड करना है तो अपने स्पीड, अभी इसको समझ लीजिए लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्ट अगर इसको बेंड करना है तो अपने स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, या उल्टा बोलिए स्पीड के चेंज होने की वजह से ये बेंड हुआ। ठीक है, यही मैंने आपको बताया अभी कॉज में, कि अगर इसको बेंड करना है, अगर बेंड करना है तो अपने स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या उल्टा बोलिए स्पीड में चेंज होने की वजह से बेंड हुआ, यही हमारा कॉज भी था। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्यों। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक पॉइंट, पॉइंट है आपका नया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें बताया कि रिफ्रैक्शन क्या है, उसका कॉज क्या है। अब चलते हैं लॉ पे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा बेटर रहेगा उसे समझाना। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का नियम क्या बोलता है। रिफ्रैक्शन का नियम में तीन चीज आती हैं, तीन पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, whenever light goes from one medium to another medium, whenever light goes from one medium to another medium, its frequency of light do not change, but its wavelength and speed change. क्लियर, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा, बट उसका वेवलेंथ, मतलब लाइट अगर आ रही थी, ये ग्लास है तो लाइट आ रही थी, अगर इसका ऐसे वेवलेंथ था तो उसके एंटर करने के बाद वेवलेंथ उसका चेंज कर जाएगा। क्लियर, छोटा सा फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, काम आएगा, कि स्पीड ऑफ लाइट, ये वैसा ही है साउंड की तरह, स्पीड ऑफ लाइट, साइड में लिख लीजिएगा इसको आप, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अगर लाइट की आप फ्रीक्वेंसी से इसकी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस लाइट का स्पीड मिल जाएगा।
ये आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। चलिए, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। सेकंड पॉइंट, ये था सेकंड पॉइंट, कि मान लीजिए ग्लास है ये, लाइट, ये दिस इंसिडेंट लाइट और ये नॉर्मल, और इसका रिफ्रैक्शन। क्लियर? ये इसका लाइट जो बेंट हुई, और ये नॉर्मल, और ये आपका इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा एंगल कहाँ से लिए जाएंगे? नॉर्मल से, याद रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉ बोलता है कि, ये लॉ आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ अ टू मीडिया। इंटरफेस मतलब होता है मैंने दो, उसको मैं लिख लेता हूं। द इंसिडेंट रे, आई मतलब इंसिडेंट रे पूरा लिखना आप लोग। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, कॉमा नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब होता है बेटा जहां पर दो मीडियम आपस में मिलते हैं, जैसे यहां पर ग्लास और एयर का इंटरफेस है। इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane, all lie in the same plane, सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। यहां पर ये इनका जो प्लेन होगा, कि ये जो लाइट आई, ये जो लाइट गई, ये जो लाइट आई, ये जो लाइट गई, और आपका नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। क्लियर? मतलब इस प्लेन की बात चल रही है कि लाइट आई इसे टच करेगी, नॉर्मल इसे टच करेगा, रिफ्रैक्शन भी इसे टच करके निकल जाएगा। तो ये था आपका सेकंड। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। एक्चुअली जो आपकी किसी किसी किताब में इसको फर्स्ट बोला गया होगा, और जो मैं थर्ड बताने वाला हूँ वो सेकंड बोला गया होगा। जो आपको मैंने पहला बताया वो नहीं दिया रहता, लेकिन वो भी लॉ के अंदर ही काउंट होता है। जो थर्ड है वो बड़ा दिलचस्प है। सपोज इसके पहले आपको मैं ग्लास स्लैब, ध्यान से देखिएगा, ग्लास स्लैब से लाइट कैसे पास करती है उसका डायग्राम बनाता हूँ। उसके बाद ये लॉ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और ये ग्लास स्लैब का डायग्राम एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान से देखिएगा। एक ग्लास स्लैब है मेरे पास, ठीक है। ये यहाँ इस पर ये नॉर्मल हो गया, लाइट ऐसे आई, लाइट आ रही है रेयर से डेंसर। तो लाइट जब रेयर से डेंसर आएगी तो क्या होगा? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाना था उसको यहां पर ये इधर मुड़ गई। क्लियर? उसके बाद दोबारा एक नॉर्मल यहां पर ऐसे आया, अब दोबारा लाइट दोबारा एक मीडियम दो इंटरफेस के बीच में आ गई है। लाइट को इस बार जाना था यहां, चलिए कहाँ गई वो? ये दोनों पैरेलल होते हैं बेटा, ध्यान देखिएगा, ये दोनों पैरेलल होंगे। ये लाइट को जाना था यहां, चलिए वो यहां गई। इसको बोला जाता है बेटा लेटरल शिफ्ट, ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट बोलिए कि लाइट को जाना यहां था, इधर शिफ्ट हो गई है वो, लेटरल शिफ्ट। और लेटरल शिफ्ट बोलिए या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेट ये हो गया आपका एंगल आई, दिस इज योर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया आपका नॉर्मल। सेम यहां भी होगा। लेट दिस इज एक्स को नाम बोल देता हूं मैं,
चलिए, तो आपका थर्ड लॉ क्या बोलता है? इस डायग्राम को बेटा बनाना इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे अलग से टॉपिक से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये आपका लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसा होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है। इस तरह का आपका एक ग्लास स्लैब होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है आपका। लाइट यहाँ से छोटा है वैसे ये डायग्राम के हिसाब से, लेकिन लाइट अगर इसमें ऐसे आएगी तो ऐसे बेंड करेगी, करती है लिटरली। इसको हम प्रूव भी करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो लाइट, अब लॉ क्या बोलता है, लॉ देख लेते हैं पहले। ठीक है, लेट्स को मैं बोल देता हूं एंगल ऑफ इमर्जेंस, निकलने का एंगल। क्लियर? यहां पर एक रिफ्रैक्शन हुआ, दोबारा एक बार रिफ्रैक्शन यहां भी हुआ, यहां भी लाइट बंद करी, ये था दोबारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नंबर 2। इसका आई आर नाम है, इसको आर डैश बोल देता हूं या R2 बोल देता हूं, जो भी है। ऐसे अब कंप्लीट हो गया डायग्राम में। हमारा लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं। हमारा लॉ ये बोलता है इधर का अगर मैं साइन एंगल ले लूं, इधर का मैं साइन एंगल लूं और उसे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ठीक है, इस इंटरफेस पे अगर मैं इसका साइन एंगल लूं साइन आई और यहां का लूं साइन आर, साइन आर ये हमेशा एक बराबर होगा कांस्टेंट के। ये है आपका लॉ। इस थर्ड लॉ को पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है स्नेल्स लॉ। इसको और डिटेल में देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए ये कांस्टेंट क्या है, या इसको और ऐसा पढ़ बोलते हैं। चलिए पहले आपको मैं चीज और के बारे में बताता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे बेटर वही रहता बताना पहले, इसको अलग से चलाएंगे अभी, इसको फिर लेंगे अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है बेंड करती है, पर वो कितना बेंड करेगी, ठीक है, उसकी एबिलिटी कितनी होगी बेंडिंग की, एबिलिटी ऑफ बेंडिंग वो डिसाइड होगी बेटा आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो दो पेयर ऑफ मीडिया के लिए सेम रहता है। फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ मीडिया मतलब दो मेरे पास ऑप्टिकल मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम, हाँ पहले एक वर्ड बताया था आपको, ऑप्टिकल मीडियम बहुत सुनेंगे आप बीच बीच में। ऑप्टिकल मीडियम मतलब होता है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच अ लाइट कैन ट्रेवल ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट, जैसे ये ग्लास एक ऑप्टिकल मीडियम है, इससे लाइट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब लाइट इसमें कितना बेंड करेगी, जब वो एयर से लाइट ग्लास में आएगी तो कितना बेंड करेगी, वो फिक्स है कि लाइट इतना ही बेंड करेगी। अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो उतना ही बेंड करेगी। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों के मिला के एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, वो डिसाइड करता है आपका एबिलिटी ऑफ बेंडिंग। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि लाइट कितना बेंड करने वाली है। ठीक है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ज्यादा बेंडिंग होगी, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो कम बेंडिंग होगी। क्लियर?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और ग्लास का अलग अलग था, इसलिए बेंडिंग हुई। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, चलिए इसको फिर बनाते हैं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में देखते हैं, फिर हम थर्ड लॉ के बारे में और इजीली लिख पाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पहले एक्चुअली यही बताना था मेरे को, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर इसे डिफाइन करूं, ऐसे मैं डिफाइन करूं, बहुत बेसिक डिफिनेशन जो होगी इसकी, इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कितना लाइट बेंड होने वाली है वो डिसाइड करता है। क्लियर? ठीक है, तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को का सिंबल यूज देख लेते हैं, एन, या आपको बुक में मिलेगा कहीं कहीं म्यू। ठीक है, अगर आपका एन ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी, एन कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगी। क्लियर? अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करूं, तो उसे डिफाइन करने का तरीका ये तो उसका समझाना है, ये तो इसका लिटिल मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या। डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मान लीजिए लाइट एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, कोई मीडियम है बीच में, गिलास हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है, एयर बेंजीन, एयर अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, 2 मीडियम हो सकते हैं, एयर केरोसिन, कुछ भी, मीडियम 2। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करूं तो उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट कहां से आ रही है, लाइट मीडियम 1 से आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये होता है बेटा इसका डेफिनेशन। अगर इन दोनों की मैं स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकाल लूं, अगर दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लूं, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा पेयर ऑफ मीडिया के लिए, कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडियम, 2 पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल एयर वाटर के लिए फिक्स होगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में चार्ट बना होगा, देखिएगा, उसमें आपका लिखा होगा एयर का 1.0, ऐसा एक चार्ट बना होगा, कि क्लियर होगा। अब देखिए चार्ट भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। 15 16 उसमें 17 करीब अलग अलग मटेरियल्स लेयर रहते हैं। उसमें है आपका एयर, एयर के लिए 1.0003, एक वैक्यूम भी होगा, उसका 1.00 कुछ 2 कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वाटर, वाटर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.33। कैसे निकाला होगा वाटर का 1.3? क्या क्या होगा, हमने स्पीड ऑफ लाइट देखी होगी एयर में और स्पीड ऑफ लाइट देखी होगी वाटर में, हमको ये पता है, हमको ये पता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसी वाटर का होगा, अल्कोहल का होता है बेटा 1.36, कैरोसिन का होता है बेटा 1.44, ये हो गया आपका अल्कोहल का OH। कैरोसिन का हो गया, कैरोसिन SENE
1.44, ऐसे ही आपके और होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, आखिरी में होता है आपका डायमंड। डायमंड का बताया तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं देखूं तो आएगी मीटर पर सेकंड में, ऊपर भी नीचे भी मीटर पर सेकंड में आएगी, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन v1, मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, v मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन v2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसको लिखने के थोड़े मेथड हैं अलग अलग, इसको रिप्रेजेंट करने की मेथड बताया तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका? इसका रिप्रेजेंट होता बेटा ऐसे कि सपोज एक मीडियम है, मीडियम नंबर 2 और ये मीडियम नंबर 1, ये तो डेफिनेशन हो गया आपका इसका। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम 2 इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा? लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट जा रही है बेटा 1 से 2 में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे n1 2 या n1 2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस जो ऊपर लिखा होगा पहले उसकी स्पीड, फिर नीचे वाले की, ऐसे भी होगा, या कहीं के किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है ऐसे। मतलब चलिएगा जो एन के साथ होगा वो तो हमेशा जो इनके साथ होगा। देखिए 1 का पोर्शन चेंज हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में चेंज हुआ है। बस ये ध्यान दीजिएगा एन के साथ जो होगा मतलब लाइट वहां जा रही है, जो एन के साथ होगा नीचे सबस्क्रिप्ट में, नीचे को जो होगा उसको वहां लाइट जा रही है, तो मतलब मीडियम 2 में जा रही है। अगर ऐसा लिखा हो तो मतलब लाइट 2 से 1 में जा रही है, नॉर्मल हो गया, लाइट 2 से 1 में जा रही है। क्लियर? इसका मतलब है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव, इसको अपन बोलेंगे ऐसे, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्रोनाउंसिएशन, जैसे अलग अलग सिंबल का प्रोनाउंसिएशन होता है, ओम का, जैसे ओम रिफ्रैक्टिव रेजिस्टेंस बताने के लिए होता है। इसका करेंगे, बोलेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब मैंने 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया है, किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा मार्कर मेरा डल हो गया, 1 मिनट। तो ये था बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमने देखा कि n21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2। क्लियर? क्लियर? तो इसका मतलब है लाइट v1 से v2 में जा रही थी। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, कहीं आपको ऐसे लिखा गया हो, अगर ऐसा कहीं लिखा है 1 2, अगर इसको आप लिखना है तो आप ऐसे इसे ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये बहुत बात है, यहां 1 2 आएगा, यहां 2 1 आएगा। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ये हो गया, ये इसकी डेफिनेशन, ये हो गया इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन, और ये हो गया आपका इसका लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है।
कहीं अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू। क्लियर? चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये बताता है लाइट कितनी बेंड करने वाली है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम पर स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम रिप्रेजेंट उसको ऐसे किया जाता है। हमने अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख ली। अब चलते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या बोलता है? दोबारा वही ग्लास स्लैब में जाते हैं। ग्लास स्लैब था हमारे पास एक, ये इसका नॉर्मल था, ये इसका आई था, ये इसका आर था। तो थर्ड लॉ बोलता है, क्या बोलता है? अगर आप यहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहां के एंगल से, यहां के साइन एंगल से, वो हमेशा बराबर होगा यहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय यहां का साइन एंगल। क्लियर? The product of refractive index and the angle of sine at incidence is always equals to the product of refractive index and angle of refraction. क्लियर? तो उसको थोड़ा क्लियर हुआ, हमेशा बराबर होगा साइन आई अपॉन में साइन आर, ऐसे लिखा इसको, इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में n1, या इसको मैंने अभी बताया था लिखने का तरीका n21। क्लियर? ये हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। ये है आपका स्नेल्स लॉ। इसको एक्चुअली स्नेल्स लॉ इसको बोला जाता है वैसे लिखने का, जो आखिरी फाइनल है यही आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है? मान लीजिए आप लाइट यहां जा रही है, यहां से यहां, यहां का एंगल और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय यहां का एंगल और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे तो आपको हमेशा पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्लियर? ये था आपका स्नेल्स लॉ। तो हमने देख लिया रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इसके अलावा एक टर्म और आपको मिलेगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? अगर मान लीजिए मैं निकालना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए मैंने अपना पहला मीडियम है इसको मान लिया वैक्यूम, जो हमारा मीडियम 1 है वो अगर वैक्यूम बन जाए, अगर हमारा पहला मीडियम वैक्यूम बन जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब डिफाइन करते हैं इसको पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब की बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम आया, क्योंकि आपको पता है बेटा वैक्यूम का जो होता है वैल्यू 1 होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट किसका निकलेगा? सिर्फ मीडियम का निकलेगा, इसलिए इसे एब्सोल्यूट बोला गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आया? सिर्फ स्पीड ऑफ, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, स्पीड ऑफ लाइट जो पता हो यहाँ की मीडियम की, तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला? सिर्फ मीडियम का निकला पर्टिकुलरली। तो जब भी यार बात करूं मैं किसी, कोई मीडियम हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है, जो बुक में आपको चार्ट बना एक्चुअली वो एब्सोल्यूट का ही बना है। देखिए रिफ्रैक्शन जो होता है वो 2 मीडियम होने चाहिए हमारे पास। अगर एक मीडियम उसमें से वैक्यूम हो जाए तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं तो आपका नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और चीज देख लेते हैं लास्ट। मान लीजिए मेरे पास ऐसे से 2 मीडियम है, जिसका एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। थोड़ा छोटा बनाता हूं, इस तरह से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, n1 है और इसका n2 है।
एक और बनाता हूँ, इसका N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका N2। एक और बनाता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव दो मीडियम है ये, N1 N2। इस केस में मान लीजिए आपका N2 ज्यादा है N1 से, इस केस में मान लीजिए आपका N1 ज्यादा है N2 से, इस केस में मान लीजिए आपका दोनों बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर बराबर है। तो बेटा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट वहां बेंड करती है, ठीक है। सपोज ये नॉर्मल है, लाइट यहां से आ रही थी N1 से N2 की तरफ को, तो N2 का ज्यादा है तो लाइट N2 ज्यादा ऐसे आते आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसर मीडियम समझिए, तो लाइट एक्चुअली बेंड टूवर्ड द नॉर्मल करेगी, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा लाइट उस मीडियम की तरफ जाती है, उसके नॉर्मल की तरफ को जाती है, ठीक है। यहां N1 का ज्यादा है, मान लीजिए लाइट यहां आ रही थी, यहां से आ रही थी, लेकिन ज्यादा N1 का है तो लाइट इस बार इसके नॉर्मल की तरफ नहीं, इसके नॉर्मल की तरफ जाएगी, बेंड अवे होगी वो, ठीक है। ये टूवर्ड नॉर्मल, इसमें टूवर्ड नॉर्मल होगी, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए, अब इस केस में क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है इसका भी रिफ्रैक्टिव उतना ही है। मान लीजिए अगर हवा है, ये भी हवा है, ये पानी है, ये पानी है, तो लाइट जैसी थी वैसी की वैसी ही चले जाएगी सीधी, नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होगी। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया हमारा, लॉस कंप्लीट हो गए। चलिए एक छोटा सा चीज और बच गया, उससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, इस टॉपिक के कुछ टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसी से बनते हैं। उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी। मान लीजिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला आपने ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अगर लिखूं तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन, लाइट कहां से कहां आ रही है, ऊपर वाले से नीचे को आती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन इसके, ये है आपका प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी। क्लियर। नाउन अगर मैं बोलूं, या जरूरी नहीं ग्लास वाटर के, अगर से मैं 1 2 नाम दे सकता हूं, नॉर्मल 2 1 1 2 ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of 2 with respect to 1 is always equals to the 1 upon refractive index of 1 with respect to 2। यही आपका प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी आपका रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया पूरा, इतना ही था बेटा आपके रिफ्रैक्शन में। तो हमने क्या देखा, दोबारा एक बार पूरा समराइज कर देते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। फिर हमने देखा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बताता है आपका अमाउंट ऑफ बेंडिंग विच इज मैथमेटिकली इट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2, रिप्रेजेंट करते हैं इसको n से। इसको रिप्रेजेंटेशन का मेथड जो होता है वो होता है 1/2 लिखा है तो ये 2/1 होगा। फिर हमने बात करी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपका पहला मीडियम बन जाए वैक्यूम तो बन जाएगा आपका, तो आप इसका मतलब परफेक्टली आप उस मीडियम की बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें एक स्नेल्स लॉ था, एक नॉर्मल लाइन ऑफ सेम प्लेन था, और एक फ्रीक्वेंसी से कुछ रिलेटेड था कि फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है,
मीडियम एक मीडियम, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज करती है। फिर थोड़े से हमने ग्लास में से स्पीड का वो बनाया कि लाइट जब एक ग्लास से पास होगी तो उसका हमने रे डायग्राम बनाया ग्लास स्लैब का, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। फिर थोड़ा सा हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा कि रिफ्रैक्शन में अगर μ1 ज़्यादा हो μ2 कम हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा बेंडिंग में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट, जो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। चलिए अभी हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू।